आज हम लोग मांग की आड़ी लोच के बारे में जानेंगे। मांग की आड़ी लोच क्या है? दरअसल वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक स्वतंत्र वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं के संबंध में किसी एक वस्तु का मूल्य परिवर्तित हो तो दूसरे वस्तु की मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इनके बीच सहसंबंध शून्य होगा, तो इनके बीच लोच भी शून्य होगा। और यदि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो रहा हो और दूसरी वस्तुओं के, जैसे मान लीजिए ए और बी दो वस्तुएं हैं, ए वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा हो और बी वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी वस्तुएं संबंधित वस्तुएं कहलाती हैं और इनके बीच पाई जाने वाली लोच को आड़ी लोच कहा जाता है। तो इस मांग की आड़ी लोच को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार मांग की लोच पर शार्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में पुनः वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि मांग की लोच एक मात्रात्मक कथन है, परिमाणात्मक कथन है। जबकि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। यह परिमाण यानी मात्रा डिसाइड करता है। मांग की लोच का जो सिंपल सूत्र है प्राइस इलास्टिसिटी, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको आप बिल्कुल संक्षिप्त सूत्र में भी लिख सकते हैं। मांग का आनुपातिक परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू बटे क्यू। अब भागा, यानी ये बटे की जगह हम भागा लगाते हैं, डेल्टा पी बटे पी, या यूं कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी और गुणे पी बटे क्यू। ये आपका सिंपल सूत्र है। मांग की आड़ी लोच में आप करेंगे तो ए वस्तु की मांग में परिवर्तन बटे बी वस्तु की कीमत में परिवर्तन। यहाँ एक ही वस्तु थी, वहाँ दोनों वस्तुएं हो जाएंगी, यहाँ ए की, यहाँ बी की। इसको डिफाइन करेंगे, यानी कि यहाँ हमेशा ए लिख देंगे दोनों के साथ और यहाँ दोनों के साथ बी लिख देंगे जब हम उस सूत्र की स्थापना करेंगे। इसमें ये बिल्कुल सिंपल सूत्र है। आपने पढ़ा है कि मांग की लोच निकालने की 3 विधियाँ हैं। एक आनुपातिक विधि जो यह है, इसको प्रतिशत विधि भी कह सकते हैं क्योंकि जब इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो ये प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा जो कुल व्यय विधि है, मार्शल द्वारा दी गई। इसमें आपने ये निकाला था कि कब कोई मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी आयताकार अतिपरवलय होता है। चूँकि इसमें ये आपने स्थापित किया था कि मांग वक्र के बीच जब आयतों का क्षेत्रफल स्थिर रहेगा तब मांग की लोच इकाई होगी, और यह जो मांग वक्र होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय होगा। आपने ये देखा था कि मांग की लोच कभी कभी एक ही बिंदु में वैरी करती है, यानी कि डिफर होती है, अंतर आती है। जैसे मान लीजिए आपने एक मांग वक्र खींचा और आप मूल्य घटने के समय जो लोच निकाल रहे हैं वो अलग होता है और मूल्य बढ़ने के समय इसी बिंदु के बीच लोच निकालते हैं वो अलग होता है। तो ऐसी लोच को चाप लोच विधि से हल किया जाता है और जो प्रारंभिक मात्रा होती है वह इन दोनों का औसत होती है। जैसे आपने ये देखा है डेल्टा क्यू अपान क्यू, तो जो क्यू होता है कीमत घटने की दशा में क्यू यह होगा और कीमत बढ़ने की दशा में क्यू यह होगा, और दोनों का जो अंतर है ये ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमारी लोच आती है वहाँ अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, इसी बिंदु के बीच अलग अलग हो जाती है। तो इसको चाप लोच विधि से हल किया गया है और इसके लिए केवल क्यू न लिखकर Q1 प्लस Q2 बटे 2 यानी आधा इसका लिया जाता है। ये जो Q की जगह Q1 प्लस Q2 बटे 2 लिया जाता है। तो इस तरह से हमने 3 विधियाँ आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। अब हम चाप लोच पर विचार करेंगे। तो जैसा कि पहले आपको परिचय में बता दिए हैं कि वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक स्वतंत्र होंगी, इनके बीच सहसंबंध शून्य होगा,
इसलिए इनके बीच लोच भी नहीं पाई जाएगी, यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की कीमत में मांग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन जो आश्रित वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार की आश्रित हो सकती हैं। अब इस पर आपको स्वयं विचार करना है कि आश्रित वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं। आपने मांग के नियम में भी पढ़ा होगा कि ये वस्तुएं हो सकती हैं, एक तो स्थानापन्न वस्तुएं हो सकती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी पूरक वस्तुएं। इन दोनों के संबंध में मांग की आड़ी लोच कैसे परिभाषित होगी, कैसे निकाली जाएगी। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और काफ़ी। चाय नहीं पीते हैं तो आप काफ़ी पियेंगे, काफ़ी नहीं पीते हैं तो चाय पियेंगे। यानी कि यदि चाय ना मिले तो काफ़ी से काम चलाया जा सकता है, काफ़ी ना मिले तो चाय से काम चलाया जा सकता है। इस तरह बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ होंगी जो आप सोच सकते हैं कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर ली जाती हैं। पूरक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जिनका एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी, कार नहीं है तो पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह इनको हम देखेंगे। अब स्थानापन्न वस्तुएं हैं। कल्पना कीजिए कि ए और बी दो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, ए और बी। ए की कीमत बढ़ जाए, आपको चाय और काफ़ी में पीना ही है, यह मान के चलिए कोई एक न एक आपको चाहिए। कल्पना कीजिए ये चाय है और बी काफ़ी है। आपको चाय की कीमत बढ़ जाए बाजार में, यानी प्राइस ऑफ टी बढ़ जाए, तो क्या होगा? चाय की मांग घट जाएगी, डिमांड ऑफ टी डाउन हो जाएगी। आपको पीना ही पीना है तो आप क्या करेंगे? इसकी मांग बढ़ा देंगे। काफ़ी की मांग आप बढ़ा देंगे तो डिमांड ऑफ जो कॉफ़ी है वो बढ़ जाएगी। तो आप ये ध्यान देंगे कि इसकी कीमत बढ़ने से एक वस्तु की यानी प्राथमिक वस्तु की या चाय की कीमत बढ़ने से काफ़ी की मांग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता इन दोनों में से कोई एक न एक यूज करेगा ही। तो अब ये देखेंगे कि दोनों की कीमत और इसकी मांग में धनात्मक सहसंबंध है। इसकी कीमत बढ़ रही है तो इसकी मांग बढ़ रही है, इसकी कीमत बढ़ रही है तो इसकी मांग बढ़ रही है। तो जब एक की कीमत बढ़ती है और दूसरे की मांग बढ़ती है तो ऐसे सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है, और इसमें मांग की लोच भी धनात्मक भी होती है। और इसके लिए आप सूत्र क्या लिखेंगे कि कॉफ़ी की मांग में आनुपातिक परिवर्तन, यानी इनके चाय और काफ़ी में यदि आड़ी लोच निकालें आप, तो आप लिखेंगे कि काफ़ी के मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे चाय की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो इससे इन दोनों के बीच की आड़ी लोच आ जाएगी, निकल जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि इनके बीच की जो लोच होती है वो धनात्मक होती है। अब इसमें यदि लोच की मात्रा यानी सहसंबंध, लोच की मात्रा ही कह सकते हैं, ज़्यादा है तो ये निकट स्थानापन्न है, और बहुत कम है तो स्थानापन्नता की मात्रा इसमें बहुत ही कम होती है। यदि इसमें फिर से एक बार सुन लें, यदि लोच की मात्रा ज़्यादा है तो इसमें स्थानापन्नता की मात्रा ज़्यादा है, यानी बहुत ही निकट स्थानापन्न है। और यदि लोच की मात्रा कम है तो ये इसमें स्थानापन्नता की मात्रा भी बहुत कम है। यदि आप सहसंबंध से समझना चाहते हैं तो सहसंबंध की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उनमें स्थानापन्नता की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, और जितनी ही मात्रा कम होगी वह सहसंबंध यानी कि स्थानापन्नता की मात्रा उतनी ही कम होगी। अब आते हैं हम पूरक वस्तुओं के संदर्भ में। पूरक वस्तुएं बिल्कुल एक वस्तु के समान व्यवहार करती हैं। कल्पना कीजिए कि अब यहाँ ए वस्तु कार ले लेते हैं और बी वस्तु को पेट्रोल ले लेते हैं। ये ए कार है और ये बी पेट्रोल है। कल्पना कीजिए कि कार की कीमत बढ़ गई, कार की कीमत बढ़ गई तो इसकी मांग कम हो जाएगी। तो जब इसकी मांग कम हो जाएगी तो इसकी भी मांग कम हो जाएगी। कार की कीमत, प्राइस ऑफ कार बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी।
तो जब इसकी डिमांड कम हो गई तो पेट्रोल का उपयोग कहाँ होगा, फिर इसकी भी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड ऑफ पेट्रोल कम हो जाएगा। तो अर्थात जैसे एक वस्तु के संदर्भ में होता है कि कोई एक वस्तु है उसकी कीमत बढ़ी तो उसकी मांग घट गई, उसी तरह से यहाँ इसकी कीमत बढ़ी तो इसकी भी मांग घट गई, इसकी भी मांग घट गई। तो इनमें जो लोच का संबंध होता है वो लोच ऋणात्मक होती है, यानी कि जो ई है उसको वो भी निगेटिव होता है। जैसे सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है लोच निगेटिव होती है, ऐसे इसमें भी होता है लोच निगेटिव होती है। तो ये आपकी कुछ आड़ी लोच के कुछ उदाहरण हैं। इसमें जितनी पूरकता जितनी ज़्यादा लोच होगी पूरकता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, मांग की आड़ी लोच। और इसका सूत्र सेम वही है जैसे सामान्य लोच के लिए सूत्र उपयोग करते हैं। इसमें अंतर यह है कि ए की कीमत यदि बदल रही है तो उसको वहाँ ए लिखेंगे, और बी की मांग परिवर्तित हो रही है तो वहाँ बी लिखेंगे, यानी बी ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। जब भी आप इसको देखें इस वीडियो को, जब भी आपके पास पहुँचे तो निश्चित है कापी और कलम लेकर एक बार चित्र जरूर बनावें। अब हम चलते हैं, कुछ विशेष मांग रेखाएँ हैं, उसमें लोच के संबंध में कुछ सवाल आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ जो अक्सर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, संशय आता है कि ढाल तो बिल्कुल एक समान है, फिर लोच अलग अलग क्यों हो जाती है। और पढ़ते समय यह बात सभी विद्यार्थियों के मन में आती भी है और आनी भी चाहिए। अब देखते हैं, यदि इसको हम मान लें 45 अंश का है तो ये बराबर इसके हो जाएगा, और आप ये देखेंगे कि इसका हर बिंदु पर ढाल वही होगा 45 अंश का, लेकिन हर बिंदु पर लोच अलग अलग है। इसके लिए आप चाहें तो लोच की जो 3 विधियां हैं उसमें एक बिंदु रेखी विधि भी है, कई विधियों हो जाती हैं लेकिन मुख्य रूप से 3 विधियां पढ़ाई जाती हैं। उसमें एक बिंदु रेखी विधि है। बिंदु रेखी विधि ये कहती है कि जहाँ की जिस बिंदु की लोच निकालनी है उसके ऊपरी भाग की और निचले भाग की लंबाई आप निकाल लें तो, और इनकी लंबाई नाप लें। इसका जो सूत्र होता है लोच बराबर निचले भाग की लंबाई बटे ऊपरी भाग की लंबाई। और इससे आप आसानी से इस सूत्र को ध्यान में रखकर आसानी से किसी भी बिंदु पर आप लोच का अनुमान कर सकते हैं। यदि ये बिंदु ठीक बराबर हो जाए, यानी आधे पर हो जाए, तो लोच इकाई के बराबर होगी। P स्टैंड फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। ये बिल्कुल 1 के बराबर हो जाए, यानी ये जब इसके बराबर हो जाएगा तो लोच 1 के बराबर होगी। ऊपर बढ़ेंगे तो निचला ऊपरी भाग छोटा होता रहेगा, यानी ये जो इस भिन्न का हर है वह छोटा होता जाएगा, तो निश्चित है भिन्न का मान बड़ा होता जाएगा। तो जब ऊपर बढ़ेंगे आप तो लोच इकाई से ज़्यादा होती जाएगी और इस बिंदु पर लोच अनंत हो जाएगी, और जब नीचे आएंगे तो लोच इकाई से कम होती जाएगी और इस बिंदु पर लोच 0 हो जाएगी, और ठीक बीच में लोच इकाई के बराबर होगी। इतना ध्यान रहे कि मांग रेखा नीचे गिरती हुई है, इसलिए जो भी मान रखे जाएंगे उनका सभी का मान ऋणात्मक होगा। तो इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं कि विभिन्न आकार के जब मांग वक्र हों तो उनका क्या लोच कैसे डिसाइड होगी। जैसे इतना ध्यान रहे कि ये मूल्य अक्ष है या मात्रा अक्ष है, कीमत, ये अक्सर छूट जाता है, छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये मांग वक्र है और एक और मांग वक्र इसके समानांतर खींच लेते हैं और एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ आप 2 चीज़ों का ध्यान ले सकते हैं। एक तो बिंदु लोच का सूत्र ध्यान में रख सकते हैं कि निचले भाग की लंबाई बटे ऊपरी भाग की लंबाई, लोच बराबर।
आप देख रहे हैं कि ये रेखा बाहर है, इसको हम D1 कह सकते हैं, इसको D2 कह सकते हैं। D1 रेखा अंदर है और D2 रेखा बाहर है। ऐसे में Q1 Q2 और ये P स्थिर है। ऐसे में जो इसका इंटरसेप्ट है यानी कटान बिंदु है, इसको लगभग 2 भागों में विभाजित करता है और यहाँ ऊपरी भाग लंबा हो जाता है और निचला भाग छोटा रह जाता है। तो यहाँ तो लोच इकाई के बराबर होने का अनुमान है, लेकिन यहाँ लोच इकाई से बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए दूसरा जो उदाहरण ले सकते हैं कि जो आधार है, आप देखे होंगे कि डेल्टा Q अपान Q, तो ये जो Q है पहले की मात्रा में यह है और दूसरे वाले में यह है। तो पहला हर छोटा है तो लोच ज़्यादा होगी और दूसरा हर बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए लोच यहाँ कम हो जाएगी। तो बिंदु रेखीय विधि से भी देखेंगे तो आप यहाँ लोच इकाई के बराबर पाएंगे, यहाँ इकाई से कम पाएंगे और यहाँ लोच इकाई से कम ही पाएंगे। एक सामान्य सी जो बात है वह यह है कि जो समांतर मांग रेखाओं में जो रेखा जितनी ही दूर होती है उस पर उसी मूल्य के सापेक्ष लोच उतनी ही कम होती है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। अब हम लेते हैं क्या हो अगर मात्रा स्थिर हो और 2 बिंदु ले लिए जाएं, तो फिर आप उन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रख सकते हैं, एक चाप लोच और एक लोच का सूत्र। आप यहाँ देख रहे हैं ये P1 है, ये P2 है, ये D1 D2। मात्रा स्थिर है, इस पर लोच कम होगा यानी इकाई से कम हो सकता है और इस पर लोच ज़्यादा होगा। ये दोनों विधियाँ बता रही हैं। ठीक, ये इसका अनुपात छोटा होता जाएगा P का, इसलिए लोच कम हो जाएगा और Q हमेशा स्थिर रहेगा। अब हम आते हैं, या यहाँ एक सूत्र लिख सकते हैं आप कि यदि मात्रा स्थिर रहे तो समांतर मांग वक्रों में जो मांग वक्र ज़्यादा दूर होगा, फिर से मैं बना दे रहा हूँ, जो मांग वक्र ज़्यादा दूर होगा उस पर लोच उतनी ही ज़्यादा होगी। जबकि यदि मात्रा अलग अलग हो और कीमत एक हो तो जो मांग वक्र ज़्यादा दूर होगा उस पर लोच उतनी ही कम होगी। इन दोनों में अंतर ये समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं कि 2 मांग वक्र हैं, दोनों के ढाल अलग अलग हैं और एक बिंदु पर ये काट रहे हैं। तो आप ये पाएंगे, इनको आगे बढ़ा दें और देख लें तो ये पाएंगे कि ये आनुपातिक रूप से इससे बहुत छोटा है, आनुपातिक रूप से ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये यदि इसको D1 लेते हैं और इसको D2 लेते हैं तो D1 पर जो इस बिंदु पर लोच है D1 पर, वो D2 से कम होगी। D1 पर जो लोच है वो D2 से कम होगी। इस तरह से आप बहुत सारे रेखाचित्र बनाकर और बिंदु लोच विधि का उपयोग करके आप विभिन्न बिंदुओं पर लोच के संशय को दूर कर सकते हैं और आप इसमें बेहतर परिणाम पा सकते हैं केवल बिंदु विधि का उपयोग करके। इसकी वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में फिर कभी। धन्यवाद।